स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज हम मुगल वंश की अंतिम क्लास लेने जा रहे हैं। मुगल वंश पर पहले 3 क्लासें हो चुकी है, जिनमें हमने देखो जो अध्ययन किया उसके बारे में हम पुनः बात करते हैं एक बार। देखो मुगल वंश में हमने जो पढ़ा, बाबर से पढ़ा 1526 ईस्वी पानीपत के प्रथम युद्ध से हमने बात की। बाबर के बाद में आया हुमायूं के बाद में हमने बात की अकबर की, और उसके बाद में हमने बात कर ली थी जहांगीर की। यहाँ तक हमने अध्ययन कर लिया था। आज जो हमें अध्ययन करना है वो करना है शाहजहां के बारे में। किसके बारे में करना है? शाहजहां के बारे में हमें आज अध्ययन करना है। किसके बारे में करना है? शाहजहां के बारे में हमें अध्ययन करना है। छात्रों, एक पिछली कक्षा मैंने महाराणा प्रताप और यानी कि मेवाड़ और मुगल वंश के बीच में जो संबंध थे उनकी मैंने क्लास अपलोड की थी। उस क्लास में एक त्रुटि हो गई थी कि देखो, मैंने महाराणा प्रताप को मनाने के लिए जो 4 शिष्टमंडल भेजे गए थे अकबर के द्वारा, महाराणा प्रताप को मनाने के लिए अकबर के द्वारा जो 4 शिष्टमंडल भेजे गए थे, उनमें जो पहला शिष्टमंडल नवंबर 1572 को जिसे भेजा गया था उसका नाम था जलाल खान। उस पिछली कक्षा में गलती से जलाल खान की जगह बैरम खान लिख दिया गया। वो बैरम खान अकबर का संरक्षक था। मैंने आपको पहले नीचे लिखाया भी था। कौन था? अकबर का संरक्षक था बैरम खान। यहाँ आपको ध्यान रखना है, पहले महाराणा प्रताप को मनाने के लिए जिस शिष्टमंडल को भेजा जाता है वो नवंबर 1572 को किसको भेजा जाता है? जलाल खान को भेजा जाता है। आपको ये विशेषता ध्यान रखना है। और मैं आपको कारण बता देता हूँ एक बात में, जो दूसरा भेजा जाता है वो जून 1573 मानसिंह कछवाहा। मानसिंह कौन? वही अजमेर वाला, और जो अकबर है उसका 6000 मंसूदारी था। मानसिंह आमेर का कछवाहा उसका था। और तीसरा जो है अक्टूबर 1573 को जो जाता है भगवंताज। कौन था? मानसिंह का पिता। और चौथा जो अंतिम भेजा जाता है दिसंबर 1573 को, वो था टोडरमल। कौन था? टोडरमल। तो ये चारों शिष्टमंडल अकबर के द्वारा महाराणा प्रताप को मनाने के लिए भेजा गया था। तो आप ये पिछली जो कक्षा में ये जो त्रुटि हो गई थी उसको सुधार कर ले। और अगर आपको डेट की बात है, इसलिए महीने डेट, तो बेटा ये अपने एनसीईआरटी की बुक में यही दी हुई है और यही ज़्यादातर मान्य है। ऐसे तो अलग अलग गाइडों में अलग अलग दी हुई है, लेकिन ऐसे तो हम बात करें अगर हल्दी घाटी के युद्ध की तो कहीं कहीं 21 जून दी हुई आती है, लेकिन आपको क्या रखना है? 18 ध्यान रखना है, ठीक है? क्योंकि एनसीईआरटी में जो अपनी बुक में जो मान्य है ना जो चीज़, वो हमें पढ़नी है। तो इसमें एक बार सुधार कर लेना। अब हम आगे चलते हैं शाहजहां के बारे में, तो एक बार इसको नोट कर लो। देखो, अब हमें बात किसकी करनी है? शाहजहां की। हम बात करेंगे शाहजहां। किसका पुत्र था? अगर पुत्र की बात की जाए तो जहांगीर का। शाहजहां कौन था? जहांगीर का पुत्र था। बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम
खुर्रम था। क्या नाम था बचपन का? खुर्रम। याद करो था ना, बचपन का नाम क्या था? खुर्रम था। 1612 ईस्वी में आसिफ खां की पुत्री, आसिफ खां की पुत्री क्या नाम था? अर्जुमन बानो बेगम। बानो बेगम, जिसे मुमताज महल के नाम से इतिहास में जाना जाता है, से क्या हुआ? विवाह हुआ। देखो शाहजहां के बाद में, देखो जहांगीर है, उसके बाद में शाहजहां जो जहांगीर का पुत्र था वो मुगल वंश का उत्तराधिकारी बनता है। उसका बचपन का नाम खुर्रम था। और 1612 ईस्वी में आसिफ खां की जो पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम थी, मुमताज महल, उससे विवाह हुआ। ये देखो शाहजहां की सबसे प्रियतम रानी थी और इसकी याद में ताजमहल का निर्माण करवाया। वो हम आगे बात करते हैं। अब आगे बात करते हैं। देखो होता क्या है, 1628 ईस्वी में आगरा में, या आगरा का जो किला था उसमें राज्याभिषेक हुआ। कब हुआ? राज्याभिषेक हुआ। बात करें शाहजहां की तो 1628 ईस्वी में आगरा के किले में राज्याभिषेक हुआ। शाहजहां का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? आगरा में हुआ, आगरा के किले में। कब हुआ? 1628 ईस्वी में हुआ। ठीक है, आगे देखो 1632 ईस्वी में, कब? 1632 ईस्वी की बात है। 1632 ईस्वी में इसने जो पुर्तगाली थे, ये जो पुर्तगाली थे इनको हराया। क्या किया? पुर्तगालियों को हराया। ठीक है, इसने शाहजहां ने एक काम और किया कि जो दक्षिणी दो राज्य थे, अहमदनगर जो दक्षिण भारत का राज्य था, उसको भी मुगल साम्राज्य में मिलाया। किसमें मिलाया? मुगल साम्राज्य में। एक और था बीजापुर। इन दो दक्षिणी यानी अहमदनगर और बीजापुर, दोनों ही जो दक्षिणी भारत के जो राज्य थे उनको मुगल साम्राज्य में मिलाया। यहाँ तक एक बार देखो आप, शाहजहां किसका पुत्र था? जहांगीर का पुत्र था। बचपन का नाम क्या था? खुर्रम था। 1612 ईस्वी में आसिफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम यानी मुमताज महल से उसका विवाह हुआ। 1628 ईस्वी में जो आगरा का किला है वहाँ उनका राज्याभिषेक हुआ। 1632 में इन्होंने पुर्तगालियों को भी हराया और अहमदनगर और बीजापुर को जीत करके मुगल साम्राज्य में मिलाया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ये एक बार नोट करो, फिर आगे हम बात करते हैं। देखो हाँ, देखो आपने ये बता दिया होगा। अब आगे हम बात करते हैं। अब शाहजहां के देखो 4 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 4। कौन कौन से थे? औरंगजेब, दारा, मुराद
और शुजा। देखो इनके बारे में पढ़ेंगे। शाहजहां के चार पुत्र थे प्रमुख, औरंगजेब, दारा, मुराद और शुजा। उनमें से शाहजहां ने अपने पुत्र औरंगजेब को, किसको, औरंगजेब को, जो दक्कन है, भारत का दक्षिण भारत है, दक्कन का वायसराय बनाया। क्या बनाया? वायसराय बनाया। तो बनाया 1652 ईस्वी। औरंगजेब को शाहजहां ने दक्कन यानी दक्षिण भारत का वायसराय बनाया 1652 ईस्वी में। और इसके बाद में 1657 में औरंगजेब है शाहजहां के विरोध में क्या कर देता है? विरोध कर देता है, विद्रोह कर देता है। शाहजहां के प्रति कौन विद्रोह कर देता है? उसका पुत्र औरंगजेब। और 1757 ईस्वी में क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। विद्रोह क्या किया? विद्रोह किया। और विद्रोह करके शाहजहां को आगरा के किले में क्या कर दिया? कैद कर दिया। कैद कर दिया। किसे कर दिया? अपने पिता यानी शाहजहां को 1657 ईस्वी में जो औरंगजेब है वो विद्रोह करके आगरा के किले में क्या कर लेता है? कैद कर लेता है। इसी के साथ में शाहजहां के चारों पुत्रों में कौन कौन थे? औरंगजेब, दारा, मुराद और शुजा। इन चारों पुत्रों में उत्तराधिकारी संघर्ष शुरू हो जाता है। इस उत्तराधिकारी संघर्ष में औरंगजेब विजय रहता है। क्या रहता है? औरंगजेब विजय रहता है। शाहजहां की शाही सेना का नेतृत्व भगवंत दास करता है। औरंगजेब का विद्रोह दबाने का प्रयास किया जाता है, लेकिन भगवंत दास इसमें सफल नहीं हो पाते हैं। दारा, मुराद और शुजा भी औरंगजेब को विद्रोह को कुचलना चाहते हैं और स्वयं राज्य सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन वो भी सफल नहीं होते। औरंगजेब अपने भाई दारा, मुराद, शुजा को मार करके अपने पिता शाहजहां को आगरे के किले में कैद करके 1658 ईस्वी में शासक बन जाता है। यानी बादशाह बन जाता है। कौन? औरंगजेब। तो आपको पता चल गया होगा कि शाहजहां के काल में ही उसके जो पुत्र थे औरंगजेब, दारा, मुराद और शुजा, उनके बीच में उत्तराधिकारी संघर्ष होता है। उसी उत्तराधिकारी संघर्ष में औरंगजेब है वो शाहजहां को आगरा के किले में कैद कर लेता है और अपने तीनों भाइयों को मार करके 1658 ईस्वी में स्वयं शासक बन जाता है। मुगल वंश का शासक कौन बन जाता है? मुगल वंश का शासक औरंगजेब बन जाता है। यहाँ तक समझ में आ गया? आगे हम बात करते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बात करते हैं। अब देखो, इस जो उत्तराधिकार संघर्ष हुआ उसमें एक युद्ध हुआ धर्मट का। ये जो धर्मट का युद्ध था ये किनके बीच में पूछा जाता है? तो एक और तो था औरंगजेब, दूसरी ओर मुगल सेना और उसका नेतृत्व कर रहा था तारा शिकोह। इन दोनों के बीच में ये धर्मट का युद्ध लड़ा जाता है। एक प्रसिद्ध युद्ध है, ये ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं शाहजहां के अंतिम काल। शाहजहां के अंतिम काल की बात करते हैं। तो देखो, शाहजहां की मैंने आपको प्रियतम बेगम का क्या नाम बताया? मुमताज महल। अजमल बानो बेगम, मुमताज महल। इस मुमताज महल का प्रसव काल था, यानी कि मुमताज महल एक बच्चे को जन्म देने वाली थी। उसी समय
उस प्रसव काल में मुमताज महल है उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। किसकी हो जाती है, किसकी, मुमताज महल। और मुमताज महल है वो शाहजहां की सबसे प्रियतम रानी थी। जो मुमताज महल है वो शाहजहां को सबसे प्रिय थी और वो उससे अटूट प्रेम करते थे। और होता क्या है कि शाहजहां को जब मुमताज महल की मृत्यु का पता चलता है तो उसे बड़ा दुख होता है और वो अपनी मुमताज महल की याद को एक इस प्रकार की प्रतिरूपी या मूर्ति बनाना चाहते हैं, एक ऐसा अनूठा उदाहरण बनाना चाहते हैं कि संपूर्ण इतिहास से वर्णित हो, अध्ययन करें। तो शाहजहां ने अपनी इसी प्रिय जो रानी मुमताज महल थी, बेगम जो मुमताज महल थी, उसकी याद में आगरा में एक जो 7 अजूबे से एक है, 7 अजूबे में से ताजमहल का क्या करवाया, निर्माण करवाया। किसका निर्माण करवाया, ताजमहल का निर्माण करवाया। ताजमहल है वो एक सफेद संगमरमर की इमारत है। सफेद संगमरमर की इमारत जो दूर से ऐसे सफेद एकदम दूध के जैसे दिखाई देती है, उस सफेद संगमरमर की इमारत का निर्माण किसने करवाया, शाहजहां ने करवाया। कहाँ करवाया, आगरा में करवाया, जिसे किस नाम से पुकारते हैं, ताजमहल के नाम से पुकारते हैं। और इस ताजमहल का निर्माण किसकी याद में करवाया, मुमताज महल की याद में करवाया। और इस जो ताजमहल है इसमें जो सफेद संगमरमर लगा हुआ है वो अपने नागौर जिले के मकराना का लगा हुआ है। यानी कि शाहजहां की स्थापत्य कला के बारे में मैं और कुछ बताऊंगा, लेकिन ये आपको पूर्णतः याद होना चाहिए कि मुमताज महल की याद में ताजमहल का निर्माण करवाया। ठीक है। और 1666 ईस्वी में शाहजहां की मृत्यु हो जाती है। शाहजहां की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और शाहजहां के बाद में, हालांकि शाहजहां के जीवन काल के दौरान ही औरंगजेब, मैंने आपको बताया था 1658 ईस्वी में क्या बन जाता है, शासक बन जाता है, औरंगजेब बन जाता है। और औरंगजेब के काल में शाहजहां 1666 ईस्वी में आगरा के किले में जो बंद होता है वो मृत्यु को प्राप्त होता है। तो अब हम मुगल वंश में शाहजहां के बाद में किसे पढ़ेंगे, औरंगजेब को पढ़ेंगे। एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बात करते रहें। किसके बारे में पढ़ेंगे, औरंगजेब। किसके बारे में अध्ययन करना है, औरंगजेब के बारे में भी अध्ययन करना है। तो देखो, पहली बार तो औरंगजेब के पिता का नाम शाहजहां। कब हुआ औरंगजेब का राज्याभिषेक, 1658 ईस्वी में। क्या बना, शासक बना। किस किस को, मुराद, शुजा और दारा, अपने तीनों भाइयों को मार के शासक बना। अपने पिता शाहजहां को क्या किया, आगरा के किले में कैद किया, किले में। और अब इसकी बात करते हैं औरंगजेब की। तो देखो, मुगल वंश के जितने भी प्रारंभिक उत्तराधिकारी हुए, यानी बाबर, हुमायूं, अकबर,
जहांगीर, शाहजहाँ, इनकी बात करें ना हम, तो उनमें से ऐसा कोई भी शासक नहीं हुआ जिसने जबरन इस्लाम धर्म का प्रसार किया और अन्य धर्मों को, जैसे हिंदू धर्म है, जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, उनके अनुयायियों को जबरन इस्लाम धर्म ग्रहण करवाया हो, ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलता। हालांकि इस्लाम धर्म पे उन्होंने भी प्रबल जोर दिया, लेकिन उन्होंने जबरन किसी अन्य धर्म के व्यक्ति को इस्लाम धर्म ग्रहण नहीं करवाया था। लेकिन औरंगजेब ऐसा एक कट्टर इस्लामिक व्यक्ति था जो इसने इस्लाम को धर्म प्रसार का रूप दिया, यानी अपने साम्राज्य को धर्म का एक रूप दे दिया कि भाई मेरे साम्राज्य में प्रमुख जो होंगे वो इस्लाम धर्म ही होगा। यानी कि इसने इस्लाम धर्म स्थापित करने के लिए, संपूर्ण भारत में इस्लामिक देश राष्ट्र बनाने के लिए, राज्य बनाने के लिए इसने प्रयास किया। और इसने जो हिंदू देवी देवताओं का, हिंदू देवी देवताएं हैं, उनकी मूर्तियां या मंदिर आदि को तोड़वाया और उनकी जगह मस्जिदों का निर्माण करवाया। लाखों हिंदुओं को जबरन इस्लाम धर्म ग्रहण करवाया गया और उनसे नमाज पढ़वाई गई, उनसे हलाला करवाया गया। यानी कि कुल मिला के बात यह है कि औरंगजेब एक कट्टर इस्लाम का व्यक्ति था जो अपने इस्लाम धर्म के प्रसार के लिए जबरन हिंदुओं के साथ अत्याचार किए गए। ये एक बात तो ये। दूसरी बात इसने देखो क्या किया, 1679 में इसने पुनः जजिया कर लगाया, पुनः जजिया कर लगाया। यानी कि जो अकबर ने 1664 ईस्वी में, मैंने आपको बताया था 34 ईस्वी में कि अकबर ने क्या किया, अकबर ने जो हिंदुओं पर जो धार्मिक कर लगाया जाता था जजिया, उसको हटा दिया था। उसी जजिया को पुनः किसने लगाया, औरंगजेब ने लगाया। कब लगाया, 1679 ईस्वी। दूसरी, अकबर के काल में झरोका दर्शन, झरोका दर्शन नाम, झरोका दर्शन एक परंपरा प्रचलित थी अकबर के काल में जो शुरू की गई थी, उसको भी इसने बंद करवा दिया। और क्या करवाया इसने, और देखो अकबर के काल से जो भी हिंदू रीति रिवाज परंपराएं जो उसके शासनकाल में प्रचलित थी उनको प्रतिबंधित कर दिया, उसको समाप्त कर दिया। और जितने भी हिंदू सेनापति थे या मान लो कि राजा थे, उनको कम महत्व देकर के ज़्यादातर अपने ही लोगों को ज़्यादा महत्व दिया। और कुल मिला के बात ये थी कि औरंगजेब की जो विचारधारा थी वो हिंदू विरोधी विचारधारा थी। ठीक है, अब इनके काल की प्रमुख घटना हम बात करें तो हम बात करेंगे पुरंदर की। देखो औरंगजेब के काल में दक्षिणी भारत में, दक्षिण पश्चिम भारत में, भारत महाराष्ट्र प्रमुख था। महाराष्ट्र, काठियावाड़, सौराष्ट्र तट का क्षेत्र, महाराष्ट्र, वहां पर एक नवीन राजवंश, एक नवीन शक्ति का उदय हुआ जिसे मराठा शक्ति कहते हैं, मराठा साम्राज्य। क्या हुआ, मराठा साम्राज्य का उदय हुआ। किसने किया, वीर शिवाजी, वीर शिरोमणि अंतिम हिंदू पथ, संपूर्ण भारत को एकराट और हिंदू साम्राज्य बनाने के प्रयत्न करने वाले वीर शिवाजी औरंगजेब के समकालीन थे। और औरंगजेब के काल में दक्षिण पश्चिमी भारत यानी महाराष्ट्र यानी कि सौराष्ट्र काठियावाड़ का जो तट है, महाराष्ट्र गुजरात का क्षेत्र है, वहां पर मराठा साम्राज्य की स्थापना की शिवाजी ने। और इस समय औरंगजेब के सामने ये ही एक प्रबल क्या थी, शक्ति थी। तो देखो जो भी दो बड़ी शक्तियां होंगी उनमें संघर्ष होगा ना, तो शिवाजी और औरंगजेब के बीच में संघर्ष था। शिवाजी के द्वारा छापेमार युद्ध पद्धति के द्वारा औरंगजेब को बड़ी परेशान किया जा रहा था। शिवाजी के सैनिक चलते ही उन्हें छापामार युद्ध नीति के तहत उनको क्षेत्र में छापे करके उनके माल को हट करके छीन करके पुनः आ जाते थे लूट करके।
इससे औरंगजेब बड़ा ही परेशान था। तो देखो औरंगजेब के काल में जयसिंह, औरंगजेब के काल में औरंगजेब का सेनापति था जयसिंह और शिवाजी के बीच में 1665 ईस्वी में एक संधि हुई। वो बहुत बार पूछी जाती है, पुरंदर की संधि। किसकी संधि? पुरंदर की संधि। वेरी वेरी मोस्ट है, आप पढ़ लेना। क्या थी पुरंदर की संधि? कि देखो मराठाओं के आतंक से औरंगजेब परेशान हो गया था, तो औरंगजेब ने जयसिंह को दक्षिण पश्चिमी भारत का वायसराय नियुक्त किया और जयसिंह के प्रयासों से शिवाजी और औरंगजेब के बीच में जो संधि हुई 1665 को, उसे ही हम पुरंदर की संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे ही हम पुरंदर की संधि कहते हैं। और इसी पुरंदर की संधि कब हुई थी? 1665 ईस्वी में जयसिंह के द्वारा औरंगजेब और शिवाजी के मध्य करवाई गई थी। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बात करते हैं। देखो इस संधि की क्या शर्तें थी? एक तो ये शर्तें थी कि शिवाजी अपने 30 किलो में से क्या देगा? 23 किले देगा। अपने 30 किलो में से 23 किले किसको दे देगा? शिवाजी औरंगजेब को दे देगा। और साथ में ही शिवाजी और उसका पुत्र मुगल दरबार में उपस्थित होगा। क्या होगा? उपस्थित होगा। कौन होगा? शिवाजी और उसका पुत्र कहाँ? औरंगजेब के दरबार में, यानी मुगल दरबार में उपस्थित होगा। अपने 30 किलो में से 23 किले शिवाजी और औरंगजेब को दे देगा। किस संधि के तहत? पुरंदर की संधि के तहत। इसके साथ ही औरंगजेब के द्वारा शिवाजी को मराठा शासन घोषित, यानी मराठा शासन मान लिया जाएगा और उसकी सीमा पर किसी प्रकार का कोई आक्रमण नहीं किया जाएगा। ये संधि हुई। इस संधि के तहत शिवाजी ने अपने 23 किले भी दे दिए औरंगजेब को और स्वयं अपने पुत्र संभाजी के साथ में औरंगजेब के दरबार में उपस्थित हुआ। ये औरंगजेब का दरबार था। यहाँ औरंगजेब अपना शासन लगाए बैठे थे, यहाँ उसके मंत्रीगण बैठे थे, यहाँ उनकी मंत्रीगण बैठे थे। शिवाजी और संभाजी दोनों जाते हैं। ये दो साहब शिवाजी और संभाजी दोनों आ गए। शिवाजी संभाजी आ गए। यहाँ कौन बैठा था? यहाँ औरंगजेब बैठा था। औरंगजेब ने शिवाजी को किसी प्रकार का सम्मान और सत्कार नहीं दिया, उनको वो उच्च स्थान अपनी सभा में नहीं दिया, जिसके कारण शिवाजी क्या हो गए? क्रोधित हो गए। सम्मान नहीं मिलने पर शिवाजी क्रोधित हो जाते हैं और इसी क्षण औरंगजेब अपने सैनिकों के द्वारा इन्हें बंदी बना लेता है और अपने जेल खाने में डाल देता है। किन्हें? यानी कि शिवाजी और उनके पुत्र संभाजी को औरंगजेब के द्वारा बंदी बना लिया जाता है, इस पुरंदर की संधि का उल्लंघन करते हुए भी। इस बात का जयसिंह को भी बुरा लगता है कि जिस संधि के तहत मैं शांति स्थापित करना चाहता था, उसी संधि का विपरीत करके औरंगजेब ने इन्हें बंदी बना करके बहुत बड़ी गलती की है। और दूसरी ओर देखो शिवाजी वह निडर निर्भीक वीर शासक था जिसने मराठा साम्राज्य की स्थापना की, जो बाद में औरंगजेब के बाद में जितने भी मुगल वंश आए, मुगल शासक आए, उत्तराधिकारी आए हैं, वो धीरे धीरे अयोग्य थे और मुगल वंश का पतन होता गया। और मुगल वंश के बाद में भारत में अगर कोई शक्ति बची थी तो पेशवाओं के अधीन मराठा शक्ति बची थी, जिसका अंग्रेजों के साथ में सीधा संपर्क हुआ और सीधा संघर्ष हुआ। तो हम बात करते हैं शिवाजी की। अब शिवाजी क्या करते हैं? देखो इस जेल खाने से शिवाजी है अपने पुत्र संभाजी के साथ में छुप करके निकल जाते हैं और पुणे आ जाते हैं, अपने साम्राज्य में आ जाते हैं और बाद में निरंतर औरंगजेब के प्रति अपनी गतिविधियां जारी रखते हैं। और औरंगजेब बड़ा अंतिम समय में बड़ा परेशान हो जाता है और औरंगजेब की मृत्यु के बाद में शिवाजी के उत्तराधिकारी संभाजी और उसके बाद में पेशवाओं के द्वारा अपने संपूर्ण क्षेत्र पर संपूर्ण क्षेत्र पर क्या किया जाता है? विस्तार किया जाता है और चौथ कर सरदेशमुखी कर वसूल किया जाता है। और उसमें हमारा राजस्थान भी अछूता नहीं रहा, राजस्थान में भी अनेक कर वसूल किए गए मराठाओं के द्वारा।
तो आप एक बार इसे नोटिस करें, फिर आगे की हम बात करते हैं। ये आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। देखो आगे हम बात करते हैं औरंगजेब की नीति के तहत कि औरंगजेब ने देखो सिखों के गुरु तेग बहादुर, सिखों के गुरु जो तेग बहादुर थे, उस काल की घटनाएं देखो कि सिखों के गुरु तेग बहादुर के काल में औरंगजेब के अत्याचारों के विरुद्ध तेग बहादुर ने आवाज उठाई, जिसके कारण औरंगजेब द्वारा उनको मार दिया गया। तो जिसके कारण सिखों और जो मुगल है उनके बाद बीच में संघर्ष चलता रहा, और बात है 1707 ईस्वी। 1707 ईस्वी को औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हो जाती है, क्या हो जाती है? 1707 ईस्वी में औरंगजेब की क्या हो जाती है? मृत्यु। और औरंगजेब के बाद में 1707 ईस्वी में कौन शासक बनता है? बहादुर। कौन शासक बनता है? उसके बाद जो शासक बनता है वो बनता है बहादुर शाह। 1707 ईस्वी में कौन शासक बना? बहादुर शाह बना। और 1707 में बहादुर शाह जो बना ये एक अयोग्य उत्तराधिकारी था। और इसके काल में 1711 ईस्वी में जो सूरत की ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी इसने अपने एक शिष्टमंडल भेजा था बहादुर शाह के काल में व्यापार की अनुमति के लिए भी। अब देखो 1707 से लेकर के, यानी बहादुर शाह के बाद की बात करें तो 1712 से लेकर के 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति तक जो मुगल बादशाह आए वो नाम मात्र के थे, उन्हें किसी प्रकार का कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। मुगल सत्ता में पूर्णतः क्षीण और क्षुण हो चुकी थी। यानी कि जिस मुगल वंश की स्थापना अकबर के काल में एक महानतम सम्राट के रूप में हुई, वो मुगल वंश क्षीण होकर के जर्जर होकर के उस भवन के समान, यानी पुराने जर्जर भवन के समान बिखर चुका था, गिर चुका था। जिस क्षेत्र में अनेक सत्ताएँ स्थापित हुई, जैसे मराठा की शक्ति की हम बात करें, सिख शक्ति की हम बात करें, ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसी शून्यता, शक्ति शून्यता को भरने के लिए भारत में स्वर्णिम अवसर समझा और अपनी राजनीतिक सत्ता स्थापित की ईस्ट इंडिया कंपनी ने। तो ये सब मुगल वंश की जो शक्ति थी वो शक्ति शून्यता हो गई थी, यानी कि शक्ति वो क्षीण हो गई थी। उसी कारण नवीन राजवंश से नवीन शक्तियाँ उनका उदय हुआ। तो 1712 से लेकर के 1857 की जो क्रांति हुई उस तक जो नाम मात्र के शासक हुए, और 1857 में मुगल वंश का अंतिम जो शासक था वो बहादुर शाह जफर था। कौन था? जफर। कौन सा अंतिम? जफर था। तो मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? जफर था। तब 1857 की क्रांति के समय, और 1857 की क्रांति के समय बात, जब हम 1857 की क्रांति की बात करेंगे तब बहादुर शाह जफर के बारे में भी बात करेंगे। 1857 की क्रांति में बहादुर शाह जफर है वो क्रांतिकारियों का नेतृत्व करते हैं। अंग्रेजी अधिकारियों के द्वारा से पकड़ करके रेंगून, म्यांमार के रेंगून जेल में भेज दिया जाता है। तब वो उर्दू में एक शायरी लिखता है। उर्दू का बड़ा ही एक अच्छा लेखक था, तो शायरी लिखता था। उसने लिखा, ए बहादुर शाह तू कितना बदनसीब है, हे जफर तू कितना बदनसीब है, तुझे 2 गज जमीन न मिली अपने शाही कुवेरात में। शाही कुवेरात का मतलब होता है अपनी जन्मभूमि में, अपनी मातृभूमि में, कि ये जफर तो कितना बदनसीब है, तुझे 2 गज जमीन न मिली दफन के लिए अपने शाही कुवेरात में, कि तुझे आज
कहाँ दफनाया गया था? रेंगून में, कि तुझे दफन करने के लिए 2 गज जमीन है वो अपनी मातृभूमि यानी स्वदेश में नहीं मिल सका, तो कितना बदनसीब है। तो यहाँ तक हमने बात की मुगल वंश की। तो आज हमारा मुगल वंश है वो संपूर्ण होता है। हम बाबर से लेकर के अंतिम बहादुर शाह जफर तक की बात की हमने। ये मुगल वंश का जो प्रारंभिक से लेकर अंतिम इतिहास था। और मुगल वंश के बाद में जो भारतीय शक्ति के रूप में उभरा वो मराठा साम्राज्य था। और मराठा साम्राज्य के बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि अंग्रेजों का आगमन हुआ और दोनों के बीच में संघर्ष रहा। और मराठा शक्ति का उदय का कारण यह था कि मुगल वंश की जो सत्ता थी वो धीरे धीरे कमजोर होती गई, क्षुण्ण होती गई। तो ये हम मुगल वंश के बारे में हमने बात की, विश्लेषण किया। अब हम अगली कक्षा में मिलते हैं। आपको दोस्तों आशा करता हूँ कि अच्छा लगा होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और कोई क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आता हो तो आप कमेंट में लिख करके भेज सकते हैं, उसका आपको सोल्यूशन मिलेगा। और देखो कोई भी अपने आप में ब्रह्मा जी नहीं होते, त्रुटि सबसे हो जाती है। अगर बड़ा कोई आपको कमी भी दिखे, त्रुटि भी दिखे, तो आप उससे अवगत कराओ, क्योंकि हमेशा आदमी की कमजोरी से सफलता की ओर अग्रसर करता है। धन्यवाद।